नमस्कार साथियों, देखिए हमारी लास्ट क्लास में हमने सोनेट के बारे में ब्रीफ में देखा। अब हम जो है हमारे नोट्स में जो हमने दिया हुआ उसको पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। फाइन। देखिए, सबसे पहले यदि हम सोनेट की बात करें तो आपका जो सोनेट है उसके बारे में जब हमने पहली बार बात की थी तो हमने यही कहा था कि सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी लैंग्वेज का ये वर्ड है। ओके, तो ये सोनेट जो है डिराइव्ड का मतलब लिया जाना, व्युत्पन्न होना। ये एक इटालियन वर्ड है, ठीक है, क्योंकि इटली से इसका ओरिजिन है तो इटालियन वर्ड है और इटालियन वर्ड का नाम है सोनेटो। इसमें एक एन हटा दो आप, SONETTO, सोनेटो। ये मतलब इटालियन वर्ड सोनेटो से लिया गया है और इसका जो मीनिंग है वो है लिटिल साउंड और सॉन्ग। फाइन। अब सोनेट के बारे में देखो बहुत ज़्यादा क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि सबसे पहले किसने लिखे गए, लेकिन जो वन ऑफ द फर्स्ट इनोवेटर माना जाता है कि भाई सबसे पहले सोनेट शायद इसने स्टार्ट किए, तो उसका नाम जो है मेंशन होता है जियोकोमो डी लैंटिनी। ठीक है, यदि आप कड़न की बुक देखेंगे, ठीक है ना, लिटरेटम एंड लिटरेरी थियरी, तो उसमें इसका नाम मेंशन है। तो आपको यदि कड़न में दिया हुआ है तो आपको ध्यान रखना चाहिए और एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो, जियोकोमो डी लैंटिनी इज कंसीडर्ड एज द अर्लीस्ट सोनेट राइटर। जो प्रारंभिक सोनेट राइटर्स हैं उनमें किसका नाम लिया जाता है? वो लिया जाता है जियोकोमो डी लैंटिनी। तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि मल्टीपल चॉइस में इस तरीके के नाम मेंशन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, बट द फॉर्म मे हैव बीन इन्वेंटेड बाय अनदर पोइट एट द कोर्ट ऑफ यूरोपियन फ्रेडरिच द सेकेंड इन सिसिली। देखो, ऐसा मानते हैं कि सबसे पहले जो है सोनेट्स जो है, अर्लीस्ट जो सोनेट राइटर है वो जियोकोमो डी लैंटिनी है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इस सोनेट का जो इन्वेंशन हुआ वो इन्वेंशन हो सकता है, वो भी कंफर्म नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इसका जो इन्वेंशन है वो कहाँ पर हुआ, वो यूरोपियन जो है कोर्ट जो है फ्रेडरिच द सेकंड जो किंग है उसके कोर्ट में जो है इसका इन्वेंशन हुआ। और वो कहाँ की बात कर रहे हैं? सिसिली। और सिसिली जो है खुद इटली में एक आइलैंड है, यानी इटली में ही है ये भी। ठीक है, तो मतलब आपको ये जो भी सब काम हुआ स्टार्टिंग में जो सोनेट से रिलेटेड वो सब इटली में ही हुआ। फाइन। देखिए, मैं रिपीट करता हूँ, यदि सोनेट के बारे में कहा जाए कि वन ऑफ द अर्लीस्ट राइटर ऑफ सोनेट, सोनेट लिखने वाले जो प्रारंभिक राइटर्स हैं उनमें किसका नाम जो है आता है, तो वो आता है जियोकोमो डी लैंटिनी। लेकिन ऐसा माना जाता है कि शायद इसका इन्वेंशन जो है फ्रेडरिच द सेकंड जो है सिसिली जो का उसके कोर्ट में इसका जो है इन्वेंशन हुआ था। ठीक है ना, लेकिन आपको यदि तो वहाँ नाम मेंशन नहीं है। यदि नाम की बात आए, यदि किसी का नाम आता है सबसे पहले तो वो जियोकोमो डी लैंटिनी का आता है। ठीक है, हमें ये ध्यान रखना है। उसके बाद फिर और सोनेट राइटर्स सोनेट लिखते रहे, है ना, तो वो ज़्यादा प्रकाश में नहीं आया। जो सबसे पहले सोनेट को जो है प्रकाश में लाने वाला, पॉपुलर करने वाला, डेवलप करने वाला जो आदमी था वो जो है पेट्रार्क था। फाइन, तो आगे देखते हैं। अब ये सोनेट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। सोनेट के बारे में मैंने आपको बताया था 3 फीचर्स होने चाहिए, 3 क्वालिटीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, अ पोएम ऑफ 14 लाइन्स यूजुअली इन आयम्बिक पेंटामीटर्स। सोनेट जो है आयम्बिक पेंटामीटर्स में लिखा जाता है, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑनयेगिन सोनेट्स जो होते हैं वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखे जाते हैं, लेकिन जनरली सोनेट्स जो हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा विथ कंसिडरेबल वेरिएशन इन राइम स्कीम, और सोनेट्स जो है उसमें राइम स्कीम हो सकती है। राइम स्कीम जो है उसके कुछ वेरिएशंस हो सकते हैं। मैंने आपको बताया था यदि आपका सोनेट जो है पेट्रार्कन सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम अलग होगी। यदि मान लो आपका इंग्लिश सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम अलग होगी। स्पेंसियन सोनेट है तो उसकी राइम स्कीम अलग होगी। तो वेरिएशन हो सकते हैं। राइम स्कीम होती है, एक पर्टिकुलर राइम स्कीम होती है, और राइम स्कीम में क्या होते हैं? वेरिएशन होते हैं। तो राइम स्कीम के वेरिएशन के यदि अकॉर्डिंग हम देखें तो सोनेट 3 तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं राइम स्कीम के वेरिएशन के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जो काइंड है ये बेसिक काइंड्स ऑफ सोनेट्स कहलाते हैं और ये अकॉर्डिंग टू द राइम स्कीम। ठीक है ना, फर्स्ट जो काइंड है उसका नाम है पेट्रार्कन सोनेट। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले जो डेवलप करने वाला व्यक्ति था, इसको प्रकाश में लाने वाला था, पॉपुलराइज करने वाला था, ठीक है ना, तो वो था पेट्रार्क, और इसलिए इस सोनेट का काइंड जो है इसको पेट्रार्कन सोनेट बोलते हैं। इसी सोनेट का दूसरा नाम है इटालियन सोनेट। इटालियन सोनेट इसलिए क्योंकि पेट्रार्क जो है वो इटली का ही था। ठीक है, और सोनेट्स जो है सबसे पहले डेवलप इटली में हुए। हमें जियोकोमो डी लैंटिनी की बात करें हो या पेट्रार्क की बात करें, ये सब इटली से ही हैं, इसलिए इसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। ठीक है, जब सोनेट इंग्लैंड में आए
उस वक्त जो है मिल्टन ने जो सोनेट्स लिखे, मिल्टन के सोनेट बहुत ज़्यादा फेमस हुए, जॉन मिल्टन के, तो मिल्टन ने जो सोनेट का जो पैटर्न अडॉप्ट किया था वो ये वाला ही अडॉप्ट किया था, इसलिए मिल्टन के सोनेट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, इसीलिए इसी काइंड को पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट को ही मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका नेक्स्ट नाम क्या है? मिल्टॉनिक सोनेट। इन्हीं सोनेट्स को क्लासिकल सोनेट्स भी कहते हैं। देखो क्लासिकल का जो बेसिक मीनिंग होता है समथिंग ऑफ हाई स्टैंडर्ड, ठीक है ना। तो इस तरीके के सोनेट्स को स्टैंडर्ड सोनेट माने जाते थे, और ये ग्रीक और लेटिन जो पोइट्री थे उससे भी इन्फ्लुएंस्ड थे। ये ग्रीक और लेटिन पोइट्री से, ग्रीक जो और रोमन जो कल्चर है, ग्रीक और रोमन जो लिटरेचर है, ग्रीक और रोमन पोइट्री है, उससे इन्फ्लुएंस थे, और इनको जो है एक हाई स्टैंडर्ड, अच्छे स्टैंडर्ड के सोनेट्स के रूप में जाना जाता था, इसलिए इनको क्लासिकल सोनेट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा कि ये सोनेट जो है पेट्रार्कन सोनेट भी बोल सकते हैं, इटालियन सोनेट भी बोल सकते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट भी बोल सकते हैं, आप इसको क्लासिकल सोनेट्स बोल सकते हैं, सबका मतलब एक ही है। सेकंड काइंड जो है वो सोनेट की, वो है इंग्लिश सोनेट। इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट। अब इंग्लिश सोनेट के बारे में मैंने आपको बताया कि जब इंग्लैंड में जब सोनेट्स आए तो वाइट एंड सरी जो है उन्होंने इसमें थोड़ा सा क्या किया, वेरिएशन किया राइम स्कीम में, ओके। क्योंकि ये इंग्लैंड में इस तरीके का इन्वेंशन हुआ, इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया गया इसको सबसे पहले, तो इसलिए उनको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाने लग गया। फाइन। शेक्सपियर जो है उसको ये मॉडल बहुत ज़्यादा पसंद आया। शेक्सपियर ने यही मॉडल पर, यानी इंग्लिश सोनेट वाले मॉडल पर ही अपने 154 सोनेट्स लिखे, और शेक्सपियर के सोनेट जो है बहुत ज़्यादा फेमस हुए, इसलिए इसको शेक्सपियरियन सोनेट्स भी कहने लग गए, ठीक है। तो सेकेंड हो गया। थर्ड वन स्पेंसर आया। स्पेंसर ने जो है शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट को ही एग्जैक्टली कॉपी किया, यानी कि उसकी स्टैंजाइक स्ट्रक्चर सेम थी। स्टैंजाइक स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि इंग्लिश सोनेट जो है उसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है कि उसमें 3 तो क्वार्ट्रेन होते हैं और 1 कपलेट होता है। 3 क्वार्ट्रेन और 1 कपलेट का मतलब ये हो गया कि 3 तो इसमें 4-4 लाइन के स्टैंजाज हैं, ओके। इंग्लिश सोनेट में क्या होता है, 1 2 3 4, देन 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये लास्ट का कपलेट। तो इंग्लिश सोनेट जो है उसका स्टैंजाइक स्ट्रक्चर इसी तरीके का होता है, फर्स्ट स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा और थर्ड स्टैंजा। क्योंकि 4 लाइन का स्टैंजा है तो इसको जो है आप क्वार्ट्रेन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये स्टैंजाइक स्ट्रक्चर होता है। तो स्पेंसर ने क्या किया, इसी स्टैंजाइक स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है सोनेट लिखे, यानी स्टैंजाइक स्ट्रक्चर सेम था, वही 3 क्वार्ट्रेन्स एंड अ कपलेट। लेकिन उसने जो सिग्निफिकेंट चेंज किया वो राइम स्कीम में चेंज किया। अब राइम स्कीम में क्या चेंज किया वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इसका मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि स्पेंसर जो है उसने जो है इंग्लिश सोनेट जैसी ही स्टैंजाइक स्ट्रक्चर का यूज़ किया, लेकिन उसने जो सिग्निफिकेंट चेंज लाया वो किस में लाया, राइम स्कीम में लाया। उसकी राइम स्कीम जो थी इंटरलॉकिंग राइम स्कीम थी। अब वो इंटरलॉकिंग राइम स्कीम क्या हम बाद में बात करेंगे, अभी यहीं बात कर लेंगे तो सारी चीज़ें हौच-पौच हो जाएंगी। हमने 3 टाइप्स ऑफ सोनेट्स देखे राइम स्कीम के अकॉर्डिंग। पेट्रार्कन सोनेट कह सकते हो, इटालियन सोनेट कह सकते हो, मिल्टॉनिक सोनेट कह सकते हो, क्लासिकल सोनेट कह सकते हो। सेकंड वन इज इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियरियन सोनेट, एंड थर्ड वन स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट क्यों, क्योंकि इसका इन्वेंशन किसने किया, स्पेंसर ने किया, स्पेंसरियन सोनेट, ओके। अब देखिए हम एक एक को देखते हैं। इटालियन सोनेट, देखो इटालियन सोनेट वही इटली में 13वीं सेंचुरी में, ठीक है ना। लेकिन इसमें परफेक्शन लाने वाला व्यक्ति कौन था, वो था पेट्रार्क। इसीलिए परफेक्शन लाने वाला व्यक्ति पेट्रार्क था, इसीलिए इसको पेट्रार्कन आप सोनेट बोलते हैं। इसलिए हम इसका नाम क्या और बोलते हैं, पेट्रार्कन सोनेट। फाइन। नेक्स्ट यदि बातें देखें तो मैंने कहा कि ये जो सोनेट है 13वीं सेंचुरी में जो है सोनेट जो है इटली में इनका इन्वेंशन हुआ, 13वीं सेंचुरी में लिखे जाने लगे। इंग्लैंड में ये जो है 16वीं सेंचुरी यानी एलिजाबेथन एज में आकर पहुंची, यानी इंग्लैंड में इंपोर्टेड इन द इंग्लैंड इन 16वीं सेंचुरी। इंग्लैंड में कब आए सोनेट, 16वीं सेंचुरी में, ओके। अब ये जो आपका इंग्लिश, ये जो आपका पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट है, मैंने आपको बताया कि मिल्टन ने ये वाला मॉडल अडॉप्ट किया, और मिल्टन ने इसी मॉडल पर 24 सोनेट्स लिखे, और मिल्टन के सोनेट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे, इसीलिए इसको मिल्टॉनिक सोनेट भी बोल देते हैं। तो देखो मिल्टन अडॉप्टेड दिस फॉर्म, मिल्टन ने इस फॉर्म को अडॉप्ट किया, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड मिल्टॉनिक सोनेट, इसीलिए इसे मिल्टॉनिक सोनेट भी बोलते हैं। तो देखो आपको पता लग गया पेट्रार्कन सोनेट क्या बोलते हैं, इटालियन सोनेट क्या बोलते हैं, मिल्टॉनिक सोनेट क्या बोलते हैं। फिर देखिए
आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में सोनेट टर्म है ना। तो आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे। मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे। जैसे मैंने कहा शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, तो मिल्टन ने 24 सोनेट्स लिखे, आउट ऑफ विच 5 आर रिटन इन लैटिन एंड 19 आर रिटन इन इंग्लिश। मिल्टन के जो 24 सोनेट्स थे उसमें से 19 तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे गए, अंग्रेजी भाषा में, और उसने जो 5 सोनेट्स थे वो लैटिन भाषा में लिखे। ठीक है ना। देखो आपको ध्यान होना चाहिए क्रॉमवेल का लैटिन सेक्रेटरी था मिल्टन, ठीक है ना। तो इसने जो है 5 सोनेट्स जो है लैटिन लैंग्वेज में भी लिखे। फिर देखो अब यहाँ पर आपको ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई इसके ये नाम है, ये इसने अडॉप्ट किया इटली में 13th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में इंग्लैंड में आए। अब हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की। ठीक है, ये जो आपका पेट्रार्कन सोनेट है ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। एक को बोलते हैं ऑक्टेव, दूसरे को बोलते हैं सेस्टेट। ऑक्टेव मतलब फर्स्ट 8 लाइन्स। फर्स्ट 8 लाइन्स तो ऑक्टेव पार्ट ऑफ द पोएम कहलाती हैं और लास्ट की 6 लाइन जो है सेस्टेट पार्ट ऑफ द पोएम कहलाती हैं। यानी 14 लाइन्स जो हैं उनमें से बिगिनिंग की जो 8 लाइन्स हैं उन्हें ऑक्टेव बोलती हैं और लास्ट की जो 6 लाइन है उन्हें सेस्टेट बोलती हैं। फाइन। अब यहाँ पर कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जब भी पेट्रार्कन सोनेट या इटालियन सोनेट या मिल्टॉनिक सोनेट या क्लासिकल सोनेट जो भी लिखे जाते हैं तो उसके 2 पार्ट होते हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। ऑक्टेव पार्ट में हमेशा पोइट किसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है, डिस्क्राइब करता है या कोई प्रॉब्लम रखता है। आई रिपीट, ऑक्टेव पार्ट में पोइट जो है किसी चीज़ को क्या करता है, कोई अपनी किसी भी इंसिडेंट को बताता है या फिर आप कहते हो किसी अपनी प्रॉब्लम को रखता है। ठीक है। और सेस्टेट पार्ट में क्या होता है, वो उसका सलूशन या रेजोल्यूशन बता देता है खुद ही। ठीक है, या फिर एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको और समझा देता है। आई रिपीट, ऑक्टेव पार्ट में पोइट अपनी कोई प्रॉब्लम रखता है, किसी सिचुएशन को रखता है और सेस्टेट पार्ट में उसको एक्सप्लेन कर देता है या उसका सलूशन बता देता है या उसका रेजोल्यूशन बता देता है। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यदि हम इसकी जो बहुत ही फेमस सोनेट है उन्हीं की बात करते हैं। ठीक है ना। यदि मैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करूँ, है ना, यदि जैसे मिल्टन के ऑन हिज ब्लाइंडनेस, यदि मैं इसकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की बात करूं तो जो ऑक्टेव पार्ट है, ऑक्टेव पार्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि मिल्टन के सोनेट अकेजनल सोनेट्स कहलाते हैं, जानर ऑफ अकेजनल वर्सेस कैटेगरी में आते हैं। तो उसने अपनी ब्लाइंडनेस पे लिखा। तो ऑक्टेव पार्ट में वो क्या बताता है, मिल्टन ये बताता है कि भाई उसको बड़ा दुख है और वो जो है उसका फेथ जो है भगवान के प्रति डगमगा रहा है, उसको बहुत दुख है, इसलिए वो कह रहा है कि भगवान शायद मुझे डांटेगा कि आप जो है मैंने आपको इतना टैलेंट दिया है उसके बाद भी आप कुछ अच्छा वर्क नहीं कर पा रहे हो, तो आपके अंदर ये टैलेंट खराब पड़ा हुआ है। तो उसको ऐसा लगता है कि भगवान उसे डांटेगा कि मैंने तुम्हें टैलेंट दिया बट यू आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट टैलेंट, सो गॉड विल रिब्यूक मी। उसको ऐसा लगता है इसलिए भगवान मुझे डांटेगा। इस तरीके से भगवान के प्रति उसका जो फेथ है उस पर वो क्वेश्चन करता है। ठीक है ना। उसका जो फेथ है उस पर क्या करता है, क्वेश्चन करता है। तो वो क्या करता है, ही क्वेश्चंस गॉड्स जस्टिफिकेशन, गॉड जस्टिफिकेशन या गॉड्स फेथ, है ना, वो भगवान के फेथ पर या जस्टिफिकेशन पर क्वेश्चन करता है। ही क्वेश्चंस QUESTIONS, ही क्वेश्चंस गॉड्स जस्टिफिकेशन JUSTIFICATION या फेथ FAITH। वो भगवान, तो उसने क्या किया, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम रखी कि भाई मैं अंधा हो गया हूँ और भगवान मेरे से कुछ चाहता है कि मैं कुछ अच्छा लिखूं लेकिन मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो बड़ी प्रॉब्लम। तो उसने अपनी प्रॉब्लम रखी ऑक्टेव पार्ट में। बट इन सेस्टेट पार्ट, लेकिन सेस्टेट पार्ट में क्या करता है, वो अपनी प्रॉब्लम का खुद ही सोल्यूशन बता देता है। वो कहता है कि नहीं नहीं, भगवान कभी भी मुझ जैसे अंधे व्यक्ति से ये उम्मीद नहीं करेगा कि वो लिखे। भगवान सब जानता है कि जिसको मैंने आंखों की रोशनी नहीं दी है तो वो किस तरीके से अपने जो है उस टैलेंट का यूज़ कर पाएगा। और उसने कहा भगवान किसी से भी, ठीक है ना, गॉड डजंट एक्सपेक्ट एनी काइंड ऑफ हार्ड वर्क फ्रॉम द ब्लाइंड। वो कहता है कि भगवान जो है किसी भी ब्लाइंड व्यक्ति से किसी भी तरीके से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखता कि वो उसके लिए कुछ लिखे। तो उसमें इसमें क्या कहता है सेस्टेट पार्ट में, वो ये कहता है गॉड डजंट एक्सपेक्ट any hard work from the blind, वो कहता है कि भगवान किसी अंधे व्यक्ति से कोई भी इस तरीके की उम्मीद नहीं कर सकता। फिर वो लास्ट में ये भी कहता है दे ऑल्सो सर्व
who only stand and wait, इसकी लास्ट की लाइन है। अब आप देखिए यहाँ पे फिर वो खुद ही सोल्यूशन बता देता है। वो कहता है कि नहीं भगवान जो है अंधे व्यक्ति से, गॉड डजंट एक्सपेक्ट, DOESNT, डज नॉट एक्सपेक्ट, भगवान ये उम्मीद नहीं करता अंधे व्यक्ति से एनी हार्ड वर्क, गॉड डजंट एक्सपेक्ट एनी हार्ड वर्क फ्रॉम द ब्लाइंड। अंधे व्यक्ति से भगवान किसी प्रकार से कोई हार्ड वर्क की उम्मीद नहीं करता। फिर वो ये भी कहता है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वो कहता है भगवान की वो भी सेवा करते हैं, वो भी भगवान के डिवोटी होते हैं, वो भी भगवान के पुजारी होते हैं, वो भी भगवान के फॉलोअर्स होते हैं, जो केवल क्या करते हैं, हु ओनली स्टैंड एंड वेट, जो कि केवल खड़े रहते हैं चुपचाप और इंतजार करते रहते हैं भगवान का, भगवान के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करते। वो कहते हैं कि भगवान जो भी करेगा वो अच्छा करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो क्या है, गॉड के वेज को जस्टिफाई कर देता है फिर कि हाँ भगवान जो करता है वो अच्छा करता है। और इवन यदि भगवान, आप बिना किसी तरीके से भगवान पर कोई क्वेश्चन किए भगवान का इंतजार कर रहे हो, तो भगवान उनसे भी खुश रहता है। हु ऑल्सो सर्व, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, वे लोग भी भगवान की सेवा करते हैं, वो भी भगवान के फॉलोअर्स माने जाते हैं, जो चुपचाप खड़े होकर भगवान के आदेशों का इंतजार करते हैं कि भगवान जब जो आदेश देगा वो सब सही है। फाइन। तो पहले तो वो डिलेमा में था, अपनी प्रॉब्लम रख रहा है कि ऐसा ऐसा, लेकिन वो कहता है कि नहीं भगवान जो है अपने आप ही सब कुछ सही करता है, भगवान जो है किसी भी अंधे व्यक्ति से ऐसी उम्मीद नहीं करता, और मैं चुपचाप रह के बैठा यहाँ बैठकर ही भगवान की स्तुति कर रहा हूँ, भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान को मान रहा हूँ, भगवान पर फेथ कर रहा हूँ, तो ये भी भगवान के प्रति मेरी सेवा ही है। ठीक है, तो अब आपने क्या समझे, हम पोएम पे नहीं जा रहे हैं, हाँ पोएम को तो हम जब पढ़ेंगे जैसे आपके सिलेबस में तो वो अलग बात है। अभी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ऑक्टेव में आपने देखा उसने अपनी प्रॉब्लम रखी और सेस्टेट में उसका सोल्यूशन बता दिया। फाइन। जैसे और कोई पोएम देख लो, जैसे आपने कहा इसकी पोएम आपने पढ़ी व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी। जब आप व्हेन द असल्ट वाज इंटेंडेड टू द सिटी जब आप पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि शुरुआत में वो बताता है अपनी प्रॉब्लम बताता है, अपनी सिचुएशन बताता है कि ऐसी ऐसी स्थिति है, अटैक होने वाला है, और अटैक करने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है, और मेरे घर जो है बहुत असुरक्षित है क्योंकि पोइट का घर है। फिर वो इस तरीके से अपनी बात को कहता है। फिर उसके बाद अपनी बात को एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है प्रूफ भी करता है, शो भी करता है। वो शुरू की लाइनों में कहता है कैप्टन और कर्नल और नाइट हुज आर्म्स ऑन दीज डिफेंसलेस डोर में सीज, बट इफ डीड ऑफ ऑनर डिड दी एवर प्लीज गार्ड देम एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हार्म। फिर वो कहता है कि आई विल रिक्वाइट दी, जो भी आदमी मेरे मकान पर अटैक करने वाला होगा, जो भी सैनिक मेरे घर पर अटैक करने वाला होगा, यदि वो मेरे घर पर अटैक नहीं करेगा बल्कि मेरे घर की सुरक्षा करेगा, तो वो कहता है आई विल रिक्वाइट दी, मैं आपको इनाम दूंगा। आई कैन स्प्रेड दाई नेम ऑल ओवर द लैंड्स एंड सीज, मैं आपके नाम को पूरे संसार में फैला दूंगा। फेयर एवर द सन्स ब्राइट सर्कल वार्म्स, जहाँ कहीं भी सूर्य की किरणें पहुंचे। इस तरीके से ऑक्टेव पार्ट में वो अपनी बात को, अपनी प्रॉब्लम को रखता है कि भाई ऐसे ऐसे। सेस्टेड पार्ट में खुद ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स देकर बताता है कि बहुत सारे लोगों ने भी इस तरीके से किया है, पोइट के घर को तो छोड़ दिया है। ठीक है ना, वो कहता है लिफ्ट नॉट द स्पीयर अगेंस्ट द म्यूजियस बावर, द ग्रेट एमेचियन कनक्वर बिड स्पीयर द हाउस ऑफ पिंडारस व्हेन ऑल द टेम्पल्स एंड टावर्स वेंट टू द ग्राउंड एंड when the recited song when the recited air of the said Electra's poet had the power to save the Athenian walls from ruin and bare। तो वहाँ पर वो एग्जाम्पल देता है, एक तो एग्जाम्पल देता है एलेक्जेंडर द ग्रेट का कि उसने भी क्या किया था, पिंडार के घर को छोड़ दिया था क्योंकि पिंडार पोइट था। फिर वो कहता है कि सैड इलेक्ट्रास पोइट हैड द पावर, वो कह रहा है इलेक्ट्रा के पोइट की में इतनी शक्ति थी। इलेक्ट्रा का पोइट कौन है, यूरिपाइडिस। कह रहा है तो उसके सैड सॉन्ग में इतनी शक्ति थी टू सेव द एथेनियन वॉल्स फ्रॉम रून एंड बेयर, कि एथेंस को बचा लिया था। स्पार्टा वाले एथेंस पर अटैक करने वाले थे, लेकिन उस सैड सॉन्ग को सुनकर जो है उन्होंने क्या किया, एथेनियन वॉल्स बच गई, यानी कि एथेंस बच गया। ठीक है, तो मतलब वही कहना चाह रहा है कि पास्ट में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पोइट के घर को छोड़ दिया था। तो इस तरीके से उसने क्या, ऑक्टेव पार्ट में तो अपनी बात बताई, फिर सेस्टेड पार्ट में उसने क्या दिया, एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको अपने को प्रूव किया। तो मतलब ऑक्टेव पार्ट में कोई बात रखता है, सेस्टेड पार्ट में उसका सोल्यूशन बताता है या उसके कुछ एग्जाम्पल्स देता है। ये एक इसमें आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से पैट्रागन सॉनेट में होता है। ठीक है, अब देखिए हमने कहा कि ऑक्टेव पार्ट फर्स्ट 8 लाइन, सेस्टेड पार्ट लास्ट 6 लाइन्स। ठीक है, अब आपको थोड़ा सा देखो, ये तो मैं आपको पहले आपको बताता हूँ। द पोइट पुट्स एनी सिचुएशन, कभी या तो कोई सिचुएशन रखता है, आपने कहा कैप्टन और कर्नल और नाइट और ये सिचुएशन रख दी। ठीक है ना, या फिर पोइट जो अपनी कोई प्रॉब्लम रखता है या किसी इंसिडेंट को रखता है इन द ऑक्टेव पार्ट ऑफ द पोएम के ऑक्टेव पार्ट में। ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम देखो, जब हमने मिल्टॉनिक सॉनेट देखा था तो हमने उसकी राइम स्कीम देखी थी, तो उसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी और ए बी ए बी। ठीक है ना, ये ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम होती है। उसके बाद सेस्टेड पार्ट में जो क्या करता है, कोई भी रेजोल्यूशन देता है। रेजोल्यूशन का मतलब भी यही होता है टू गिव द सोल्यूशन
किसी चीज़ का सोल्यूशन देना, या सोल्यूशन देता है टू दैट प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम जो भी प्रॉब्लम को पुट करता है उस सेस्टेड पार्ट में उसका सोल्यूशन बता देता है। राइम स्कीम, देखो आपको राइम स्कीम भी ध्यान रखनी है। किसकी राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम जो है CDE हो सकती है। देखो यहाँ पे सेस्टेड पार्ट की राइम स्कीम में कुछ वेरिएशंस हैं। ऑक्टेव पार्ट की राइम स्कीम तो फिक्स रहेगी, ठीक है ना, ABBA, ठीक है। सेस्टेड पार्ट की राइम स्कीम में कुछ वेरिएशंस होते हैं, या तो ये हो सकती है CDE, लास्ट की 6 लाइन को सेस्टेड बोलते हैं, या फिर CDC हो सकती है, या फिर CDC DCD हो सकती है। ये 3 तरीके की राइम स्कीम हो सकती है और इसके अलावा भी कोई वेरिएशन हो सकते हैं, ठीक है ना। तो जनरली इनमें से मिलेगी आपको CDE, CDC, CDC DCD, ठीक है ना। तो ये राइम स्कीम हो सकती है। और एनी अदर कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान रखना, आई रिपीट कि सेस्टेड पार्ट में और भी ये 3 कॉम्बिनेशन है, इसके अलावा भी हो सकता है कि कोई और कॉम्बिनेशन मिल जाए, एक्सेप्ट सिवाय राइमिंग कपलेट, सिवाय राइमिंग कपलेट के। राइमिंग कपलेट का मतलब जिसमें कपलेट नहीं होगा, ठीक है ना, एक्सेप्ट द राइमिंग कपलेट। राइमिंग कपलेट का मतलब क्या हो गया? जैसे इंग्लिश सॉनेट की हम देखते हैं, तो इंग्लिश सॉनेट की राइम स्कीम जब हम देखते हैं तो उसमें लास्ट में आता है जी का मतलब लास्ट का कपलेट जो है एक दूसरे को राइम करता है। कपलेट तो क्या करता है, तो मतलब इसमें लास्ट में कपलेट नहीं आएगा बस, ठीक है। इसका मतलब आप ये कह सकते हो 13 और 14 लाइन जो है उसकी राइम स्कीम सेम नहीं होगी, ठीक है। और सेस्टेड में ये कॉम्बिनेशन है और इसके अलावा और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आई रिपीट, द राइम स्कीम CDE हो सकती है, CDC हो सकती है, CDC DCD हो सकती है, और एनी अदर कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं एक्सेप्ट अ राइमिंग कपलेट के अलावा, ठीक है। अब देखो ये जो CDC DCD है, ये राइम स्कीम जो है सेस्टेड में मिल्टन का कंट्रीब्यूशन था, ठीक है ना। मतलब इस तरीके की राइम स्कीम जो है सेस्टेड की किसने दी? मिल्टन ने। अब देखो ये बात जो है एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है, जो आपको ध्यान रखना है। देखो ऑक्टेव जब होता है तो ऑक्टेव के बाद एक पॉज आता है, पॉज मीन्स स्टॉप। अब वो स्टॉप किसी डैश के द्वारा, फुल स्टॉप के द्वारा, क्वेश्चन मार्क के द्वारा, किसी ना किसी पंक्चुएशन मार्क के द्वारा ऑक्टेव और सेस्टेड में गैप शो किया जाता है। इट मे बी अ स्पेस, हो सकता है थोड़ा सा स्पेस दे दिया जाए, हो सकता है कोई पंक्चुएशन मार्क लगा दिया जाए, हो सकता है डैश लगा दिया जाए, हो सकता है फुल स्टॉप लगा दिया जाए, हो सकता है क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए। तो ऑक्टेव के बाद एक पॉज आता है, एंड दैट पॉज इज वेरी क्लियर, वेल मार्क्ड पॉज, यानी क्लियर सा पॉज आता है, स्टॉप आता है, ठीक है ना। वैसे भी हम कहते हैं कि इन ऑक्टेव पार्ट द पोएट पुट्स एनी प्रॉब्लम एंड इन द सेस्टेड पार्ट ही गिव्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। तो इट मींस देयर इज अ स्टॉप, देयर इज अ पॉज, ठीक है ना, देयर इज अ ब्रेक, देयर इज अ गैप बिटवीन ऑक्टेव एंड सेस्टेड, ठीक है। दिस गैप, दिस पॉज, दिस स्टॉप, दिस स्पेस इज कॉल्ड सिजूरा। इस जो गैप को जो है ऑक्टेव और सेस्टेड के बीच में जो गैप है दैट इज कॉल्ड सिजूरा। इससे क्या बोलते हैं? सिजूरा। ये टेक्निकल टर्म है, ये एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछी जाने वाली चीजें हैं। तो देखो मैंने कहा एट द एंड ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव के एंड में ए वेल मार्क्ड का मतलब होता है क्लियर, वेल मार्क्ड का मतलब होता है क्लियर। पॉज का मतलब आप कह सकते हो स्टॉप, आप कह सकते हो गैप, आपकी मर्जी जो कह लो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो आपके ऑक्टेव के लास्ट में एक क्लियर सा गैप आता है, क्लियर सा स्टॉप आता है, और इंडिकेटेड बाय, और उसको किसके द्वारा इंडिकेट किया जाता है, किसके द्वारा शो किया जाता है? उसको जनरली किसके द्वारा शो किया जाता है? ए पंक्चुएशन मार्क। किसके द्वारा शो किया जाता है उस गैप को? कोई डैश लगा दिया, कोई क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है ना, फुल स्टॉप लगा दिया। उस पंक्चुएशन मार्क के द्वारा उसको इंडिकेट किया जाता है, उसको बताया जाता है, उसको प्रदर्शित किया जाता है, और इससे ही हम क्या बोलते हैं? इस गैप को ही क्या बोलते हैं? इस स्टॉप को ही क्या बोलते हैं? सिजूरा। क्या बोलते हैं? सिजूरा बोलते हैं, ठीक है ना। और सिजूरा के बाद आपका पता है क्या आता है? जैसे गैप है उसके बाद आएगा आपका सेस्टेड। तो सिजूरा के बाद जो है आइडियाज हैं, विचारों में परिवर्तन आ जाता है कि पहले तो प्रॉब्लम की बात कर रहा था, भगवान पे क्वेश्चन कर रहा था, फिर वो कहता है कि द वेज ऑफ गॉड आर जस्ट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। फिर वो कहता है कि नहीं, भगवान के जो तरीके हैं वो बिल्कुल सही हैं, जो भगवान का दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट, वो भी भगवान की सेवा कर रहे हैं, जो चुपचाप खड़े होकर भगवान के आदेशों का इंतजार कर रहे हैं। तो उसके एकदम से विचारों में परिवर्तन आया। पहले वो भगवान से क्वेश्चन कर रहा था, फिर एकदम से भगवान के ऊपर उसका दोबारा फेथ क्रिएट हुआ, अपने विचारों में परिवर्तन आया। तो ये जो विचारों में परिवर्तन है ऑक्टेव के बाद आता है, और जो विचारों में परिवर्तन आता है, जो टर्न इन थॉट आता है, उसे बोलते हैं टेक्निकल टर्म में वोल्टा। ये ध्यान रखना, एग्जाम में पूछे जाने वाली बात है, ठीक है ना। तो सिजूरा फॉलोड बाय, सिजूरा के बाद क्या आता है? वोल्टा। ये दोनों टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजूरा एंड वोल्टा। सिजूरा इज गैप, ठीक है, स्पेस यू कैन से, ठीक है ना। सिजूरा स्टॉप है,
ये है जो ऑक्टेव के बाद में आता है, ठीक है ना। और वोल्टा क्या है, वोल्टा इज अ टर्न इन थॉट्स, विचारों में परिवर्तन। क्या होता है, सिजुरा के बाद क्या आता है, विचारों में परिवर्तन। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ऑक्टेव के बाद जो गैप है दैट इज सिजुरा, और सिजुरा के बाद जो है विचारों में परिवर्तन आता है सेस्टेट में, दैट इज कॉल्ड वोल्टा। इज इट क्लियर। तो ये दोनों टर्म आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ इंग्लिश सॉनेट देखो, अब मैंने आपको बताया था अर्ल ऑफ सरी, ठीक है ना। अर्ल ऑफ सरी एक्चुअल में इसका नाम है हेनरी हॉवर्ड, ठीक है। हेनरी हॉवर्ड ने क्या किया, जो पेट्रार्कन सॉनेट का फॉर्म है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई किया, पेट्रार्कन तो क्या था, ऑक्टेव और सेस्टेट था। इसने इसको मॉडिफाई करके क्या किया, 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, 3 क्वार्टेंस और कपलेट में डिवाइड किया। तो उसने क्या किया, मॉडिफाइड द फॉर्म ऑफ द सॉनेट इनटू, उसने मॉडिफाई किया सॉनेट की फॉर्म को कितने, 3 क्वार्टेंस विद अ डिफरेंट राइम स्कीम। उसने क्या किया, 3 क्वार्टेंस क्रिएट किए और राइम स्कीम भी डिफरेंट की। उसकी तो देखो इससे पहले जो राइम स्कीम थी पेट्रार्कन सॉनेट की क्या थी, ए बी ए बी ए बी ए बी। इसने क्या किया, पेट्रार्कन सॉनेट की राइम स्कीम क्या थी, ए बी बी ए। इसने राइम स्कीम भी चेंज की, इसने कहा ए बी, ठीक है ना, ए बी सी डी, तो राइम स्कीम भी चेंज की। तो सरी ने क्या किया, इंग्लिश सॉनेट को पेट्रार्कन सॉनेट को मॉडिफाई किया। और मॉडिफाई कैसे किया, 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट विथ डिफरेंट राइम स्कीम, डिफरेंट राइम स्कीम के साथ, मतलब राइम स्कीम भी उसकी अलग थी। तो इंटू 3 क्वार्टेंस विद डिफरेंट राइम स्कीम। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सरी जो है उसने इंग्लिश फॉर्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया। इंग्लिश फॉर्म को इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस करने का कंट्रीब्यूशन किसको दिया जाता है, सरी को। फाइन। द फॉर्म एस्टैब्लिश्ड बाय सरी वाज लेटर एडॉप्टेड बाय शेक्सपियर। जो फॉर्म सरी ने एस्टैब्लिश की, कौन सी फॉर्म, 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट विथ डिफरेंट राइम स्कीम, डिफरेंट राइम स्कीम के साथ, 3 क्वार्टेंस और कपलेट के साथ, रादर देन ऑक्टेव एंड सेस्टेट पार्ट। पेट्रार्कन सॉनेट में जो ऑक्टेव और सेस्टेट पार्ट थे उसकी बजाय उसने 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट वाला फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया। अब वो जो फॉर्म इंट्रोड्यूस कराया उस फॉर्म को बाद में किसके द्वारा अडॉप्ट किया, शेक्सपियर के द्वारा, एंड केम टू बी कॉल्ड एज शेक्सपियरियन सॉनेट। और उसे क्या कहा जाने लग गया, शेक्सपियरियन सॉनेट कहा जाने लग गया। इट कंसिस्ट ऑफ 14 लाइन्स, सॉनेट को 14 लाइन्स होती हैं। 14 लाइन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। ये 14 लाइन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कैसे, 3 क्वार्टेंस है एंड अ कपलेट। 3 तो क्वार्टेंस एंड कपलेट। देखो ध्यान रखना, क्वार्टेंस का मतलब, क्वार्टेन का मतलब होता है स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, ठीक है ना। क्वार्टेन का मतलब होता है ए स्टैंजा ऑफ 4 लाइन्स, 4 लाइन का स्टैंजा, ठीक है। तो 3 तो क्वार्टेंस हैं और एक कपलेट है। कपलेट मतलब एक ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स, एक ग्रुप ऑफ 2 लाइन्स, ठीक है। फिर देखो, अब एक चीज समझिए, वोल्टा का मतलब हम जान गए कि वोल्टा मतलब टर्निंग थॉट्स, विचारों में परिवर्तन, ठीक है। आपका विचार कुछ है फिर एकदम से परिवर्तन हुआ। तो हमने देखा कि जब हम पेट्रार्कन सॉनेट पढ़ रहे थे तो हमने देखा कि वोल्टा कहां पर आया, वोल्टा आता है हमारा कहां पर, 8 लाइन के बाद, आफ्टर 8th लाइन, और यू कैन से इट बिगिंस इन द 9th लाइन। 9वीं लाइन से आपका वोल्टा स्टार्ट होता है, ठीक है ना। नहीं, ऑक्टेव के बाद वोल्टा आता है। लेकिन शेक्सपियर, वोल्टा का मतलब क्या है, बेसिक मीनिंग क्या है, टर्न इन थॉट्स, चेंज इन थॉट्स, ठीक है। लेकिन जो शेक्सपियरियन सॉनेट है उसमें टर्न जो होता है वो फाइनल कपलेट में आता है। यानी कि क्या के बाद आता है, 12 लाइन के बाद लास्ट का जो कपलेट है उसमें जो है टर्न आता है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कोई भी शेक्सपियरियन सॉनेट देखें, जैसे मैंने शेक्सपियरियन सॉनेट देखा, जैसे मैंने कहा कि भाई वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट्स, है ना। जैसे तो मैंने कहा वेंट टू द सेशन ऑफ स्वीट साइलेंट थॉट, आई समन अप द रिमेम्बरेंस ऑफ थिंग्स पास्ट, ठीक है ना। तो आपने देखा कि वो शुरुआत में अपने दुखों की बात कर रहा है। शेक्सपियर क्या है, अपने दुखों की बात कर रहा है। तो उसके फ्रेंड की डेथ हो गई, बहुत सारे फ्रेंड्स की डेथ हो गई, उसके दुख मना रहा है। उसको लव में डिसअपॉइंटमेंट मिला है, इसके दुख मना रहा है। उसकी बहुत सारी यादें हैं वो चली गई पास्ट में, उस पर दुख मना रहा है। तो आप देखेंगे, यू विल फाइंड दैट होल द 3 क्वार्टरेंस ही इज एक्सप्रेसिंग हिज ग्रीफ। तीनों क्वार्टरेंस में वो अपना दुख व्यक्त कर रहा है, कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी लव को लेकर, कभी किसी चीज़ के डिसअपॉइंटमेंट को लेकर, कभी उसके फ्रेंड्स की डेथ को लेकर, ठीक है ना, कभी पास्ट की चीज़ों के लेकर। वो 3 स्टैंजास तक या 3 स्टैंजास तक, 3 क्वार्टरेंस तक दुख मनाता है। लेकिन जैसे ही वो अपनी जो है लास्ट कपलेट पर आता है तो वो कहता है बट इफ द वाइल आई थिंक ऑफ दी डियर फ्रेंड ऑल लॉसेज आर रिस्टोर्ड एंड सॉरोज एंड। देखिए जैसे ही वो इस पे आता है, मैं आपको बताता हूं जिससे आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए।
आपने देखा कि वो पूरे के पूरे जो सोनेट है उसमें तो वो तीनों स्टैंजा में यानी तीनों क्वार्टर्स में तो ग्रीफ करता है, दुख करता है कि ये दुख, ये दुख, ये दुख, ये दुख, ठीक है। उसके बाद जैसे ही वो लास्ट कपलेट में आता है तो लास्ट कपलेट में वो कहता है बट, लास्ट कपलेट में वो क्या कहता है, वो कहता है बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, वो कहता है ऑल द लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड सॉरोज एंड, सॉरोज एंड, ये इसका लास्ट का कपलेट है। आप तीन जो क्वार्टरेंस हैं उनमें तो दुखी दुख की बात कर रहे हो कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन लास्ट के कपलेट में क्या कहता है, उसके टर्न इन थॉट्स, विचारों में परिवर्तन आता है। और विचारों में परिवर्तन में कहता है बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, लेकिन जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ डियर फ्रेंड, उसका जो सबसे बेस्ट फ्रेंड है जिसके बारे में आपको जगह जगह नाम सुनने को मिलेगा उसका नाम है WH, ठीक है ना। तो वो कहता है WH, तो कहता है जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ डियर फ्रेंड, डियर फ्रेंड मतलब WH, यानी उसको लगता है कि मेरा फ्रेंड WH तो अभी भी जिंदा है, अभी मेरा दोस्त है। तो कहता है बट इफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, लेकिन जब मैं तेरे बारे में सोचता हूँ मेरे फ्रेंड, ऑल द लॉसेज आर रिस्टोर्ड, ऑल द लॉसेज, सारे के सारे जो मुझे नुकसान है उनकी कंपनसेशन हो जाता है। रिस्टोर्ड मतलब कंपनसेटेड, सारे से सारे जो दुख हैं, सारे के सारे जो नुकसान है उनकी खानापूर्ति हो जाती है। एंड सॉरोज एंड, और दुखों का अंत हो जाता है। तो देखो जहां तो दुख दुख की बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो आपके किस में आया, लास्ट के कपलेट में आया, तो फिर वहां वॉल्ट आया, विचारों में परिवर्तन आया, ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि इंग्लिश सोनेट या शेक्सपियन सोनेट में टर्न इन थॉट्स कहां आता है, कपलेट में, और पेट्रार्कन सोनेट में कहां आता है, वो आता है सेस्टेड पार्ट में। इज इट ओके। तो देखो हमने ये कहा, मैंने ये कहा कि टर्न कम्स विथ द फाइनल कपलेट। इसमें टर्न जो है जिसको आप वॉल्टा कहते हो कब आता है, फाइनल कपलेट में, ठीक है। द राइम स्कीम इज, और इसकी राइम स्कीम फिक्स्ड है, ABAB, CD EF GG, ठीक है ना। तो ये इसकी राइम स्कीम है ABAB। तो आपको राइम स्कीम सबकी याद रखनी है, एग्जाम में पूछते हैं, ठीक है ना। आपको याद रखनी है कि भाई इंग्लिश सोनेट की क्या है, पेट्रार्कन सोनेट की क्या है, स्पेंसरियन सोनेट की क्या है। फाइन, आगे देखो, नेक्स्ट है स्पेंसरियन सोनेट। अब देखिए स्पेंसरियन सोनेट जो है, मैंने आपको बताया था इसकी स्ट्रेंजाइक स्ट्रक्चर जो है शेक्सपियरियन सोनेट जैसी है। इसका मतलब वही 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट। तो स्ट्रेंजाइक स्ट्रक्चर में तो कोई डिफरेंस है नहीं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है ये वर्ड इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, और ये आपको ध्यान रखना है, बस यही डिफरेंस है। ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट, पहली बार ये तो शेक्सपियर स्पेंसरियन सोनेट तो आप नाम से ही पता लगा लोगे कि किसने इन्वेंट किया इनको, स्पेंसर ने, नो डाउट। अब देखो यहाँ पर आपको क्या देखना है, जब हम इंग्लिश सोनेट देखते हैं तो इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम होती है ABAB, फिर होती है CD फिर होती है EF और फिर होती है GG। ये इंग्लिश सोनेट की राइम स्कीम होती है। ये होता है फर्स्ट क्वार्टेन, सेकंड क्वार्टेन, थर्ड क्वार्टेन एंड दिस वन इज कपलेट। अब यदि इसी को हम स्पेंसरियन सोनेट की बात करें तो स्पेंसरियन सोनेट की राइम स्कीम होती है ABAB, फिर होती है BC फिर होती है CD और फिर होती है EE। अब देखो अंतर क्या होगा, यहां पर जब फर्स्ट क्वार्टेन है तो ABAB यहां खत्म हो गया, B के बाद अगले जो क्वार्टेन कहां से स्टार्ट हुआ, C से स्टार्ट हुआ, CD। थर्ड क्वार्टेन में D के बाद E से स्टार्ट हुआ, EF। ठीक है, ये है आपका इंग्लिश सोनेट। ये कैसा सोनेट है, इंग्लिश सोनेट। लेकिन हम स्पेंसरियन सोनेट की यदि बात करें तो देखो ABAB फर्स्ट क्वार्टेन, सेकंड क्वार्टेन BC। इसका मतलब क्या हुआ, इस फर्स्ट क्वार्टेन का B जो है सेकंड क्वार्टेन में, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा का B सेकंड में। अब देखो थर्ड जो स्टैंजा है उसकी राइम स्कीम है CD, यानी इसका जो C है वो इसमें भी है, जबकि यहां पे ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये जो स्टैंजाज हैं, ये जो क्वार्टेन हैं, ये एक दूसरे से इंटरलॉक हैं। इंटरलॉक मतलब गुथे हुए हैं, वो तो इंडिपेंडेंट थी। ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है स्पेंसरियन सोनेट में स्टैंजा जो है आपके जो क्वार्टेन्स हैं, तीनों क्वार्टेन, तीनों स्टैंजा इंडिपेंडेंट हैं, अलग हैं, स्वतंत्र हैं, अलग हैं। बट इन स्पेंसरियन सोनेट दीज 3 स्टैंजाज और क्वार्टेन्स आर इंटरलॉक्ड विथ ईच अदर। वो एक दूसरे से गुथे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इसका B इसमें है और इसका C इसमें है, तो ये एक दूसरे से गुथे हुए हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन
शेक्सपियरियन सोनेट एंड स्पेंसरियन सोनेट, यही डिफरेंस है। स्टैंजाइक स्ट्रक्चर सेम है, 3 क्वार्टेंस एंड अ कपलेट, केवल राइम स्कीम का अंतर है। इसमें इंटरलॉकिंग राइम स्कीम है, शेक्सपियरियन सोनेट में क्या है, इंडिपेंडेंट है सारे के सारे स्टैंजास। फाइन, तो ये देखो ये बात हमने देखी थी। स्पेंसरियन सोनेट में क्या है, इट हैज 3 इंटरलॉकिंग राइम, इट हैज 3 क्वार्टेंस, इसमें 3 क्वार्टेंस ऑफ इंटरलॉकिंग राइम स्कीम, और इसकी राइम स्कीम कैसी है, इंटरलॉकिंग है। इंटरलॉकिंग मतलब गुथी हुई है। राइम स्कीम क्या है, देखो ये राइम स्कीम मैंने आपको बता दी, ए बी ए बी, तो इसका बी इसमें है, इसका सी इसमें है, ठीक है, तो इंटरलॉकिंग हो गई। फाइन, आगे देखिए, अब हमें ध्यान रखना है कुछ फेमस सोनेट सीरीज। सीरीज का मतलब ये है कि आपकी एक ही सब्जेक्ट पर, एक ही थीम पर बहुत सारे सोनेट्स की श्रृंखला हो, उसे कहते हैं सोनेट सीरीज। ठीक है, तो सोनेट सीरीज जो इंपॉर्टेंट सोनेट सीरीज है उनको आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछ सकते हैं ये किसकी है। ठीक है ना, कोई इंपॉर्टेंट है तो ये भी पूछ सकते हैं कि भाई ये किसके लिए डेडिकेटेड है, तो वो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सारी चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें फिर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आपको जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पूछी जा सकती है, उनका ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। जो भी मैक्सिमम जो चीज़ें आपको एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो लास्ट लिमिट तक मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कुछ फेमस सोनेट सीरीज का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है फिलिप सिडनी, फिलिप सिडनी का जो सोनेट सीरीज है उसका नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एस्ट्रोफल वर्ड जो वो यूज़ करता है वो खुद के लिए यूज़ करता है, ठीक है ना, और ये स्टेला जो है उसकी बिलविड के लिए। और ये जो सोनेट्स हैं आपको ये भी ध्यान रखना है, ये डेडिकेटेड है उसकी बिलविड के लिए, और उसका नाम है पेनेलोपी रिच, PENELOPE, पेनेलोपी रिच। ये सोनेट्स जो हैं, इसकी सोनेट सीरीज का नाम है एस्ट्रोफल एंड स्टेला। इसमें एस्ट्रोफल जो है वो खुद है, ठीक है ना, स्टेला उसकी बिलविड है, उसकी बिलविड का नाम क्या है, पेनेलोपी रिच। तो दीज सोनेट्स आर डेडिकेटेड टू पेनेलोपी रिच जो उसकी बिलविड है। इसके अंदर जो है आपको ध्यान रखना है 108 सोनेट्स हैं प्लस 11 सॉन्ग्स हैं। तो आपको केवल सोनेट्स का ही ध्यान रख लीजिए, इसमें टोटल कितने सोनेट्स हैं, 108। ठीक है, इसका मतलब 108 सोनेट है और कुछ 11 पोइम्स हैं। तो आपको एस्ट्रोफल एंड स्टेला ध्यान रखना है। फिलिप सिडनी, वन ऑफ द अर्लीस्ट सोनेट सीक्वेंस। ठीक है ना, आपको क्या ध्यान रखना है, सर फिलिप सिडनी, सोनेट सीक्वेंस का नाम एस्ट्रोफल एंड स्टेला। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 108 सोनेट्स डेडिकेटेड टू हिज बिलविड पेनेलोपी रिच। ठीक है, और आगे ध्यान रखना चाहो तो एस्ट्रोफल इसमें वो खुद है और स्टेला उसकी बिलविड है, और वो कौन है, पेनेलोपी रिच। बस ये जो है आपके पास इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्पेंसर्स एमोरिटी। स्पेंसर की एमोरिटी जो है ये भी सोनेट सीरीज है, और ये सोनेट सीरीज जो है ये इसमें 89 सोनेट्स हैं। कितने सोनेट्स हैं, 89 सोनेट्स। फर्स्ट इंफॉर्मेशन ये आपको पता होनी चाहिए। सेकंड, ये सोनेट्स जो है उसने अपनी बिलविड को डेडिकेटेड किया, उस बिलविड का नाम भी पता होना चाहिए। मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने आपको बताया एलिजाबेथन एज में सोनेट्स जो है उनका सब्जेक्ट मेनली क्या होता था, लव होता था। ठीक है ना, तो एलिजाबेथन एज में चला तो इसमें क्या है, उसने अपनी बिलविड को एड्रेस किया, और बिलविड का नाम है एलिजाबेथ बॉयल। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, एलिजाबेथ बॉयल, BOYLE। ठीक है, 89 सोनेट्स, एलिजाबेथ बॉयल। ठीक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा एक कन्फ्यूजन है, कई बार क्या है कि कई जगह आपको 88 सोनेट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है ना, लिखे हुए कि 88 सोनेट्स। आपको एग्जाम में आए तो 89 ही करना है, यदि दोनों ही आए तो उस कंडीशन में। ठीक है ना, यदि आपको 88 और 89 दोनों ही आ जाए तो आप तो 89 करके आना। ठीक है, वैसे ऐसा आना नहीं चाहिए। ठीक है ना, फिर वही कंट्राडिक्शन वाला क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, तो आपको उसका कारण है, देखो मैं आपको एक सोनेट का नाम बताता हूँ, माई हंग्री आइज, HUNGRY, हंग्री आइज थ्रू ग्रीडी COVETIZE। देखो ये एक सोनेट है, ये जो है एमोरिटी में स्पेंसर का एक सोनेट है जिसका नाम है माई हंग्री आइज थ्रू ग्रीडी कॉवेटाइज। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इसका सोनेट नंबर जो 35 है और सोनेट नंबर 83 है, वो दोनों ही जगह इसने ये वाला सोनेट दे रखा है एमोरिटी में। अब एमोरिटी की यदि काउंटिंग करेंगे तो 89 ही आएगी,
ठीक है ना, कि नंबर 1 पे ये, नंबर 2 पे ये, नंबर 3 पे ये, आप कहते हो भाई 30th नंबर का सोनेट है ये 70 नंबर का सोनेट है, ये 83 नंबर का सोनेट है, ये 89 नंबर का सोनेट है। तो एमआरटी में जो उसका कलेक्शन है, सोनेट सीरीज है, उसमें टोटल 89 ही सोनेट्स है, बट सोनेट नंबर 35 एंड 83 आर आइडेंटिकल मतलब सेम। मतलब 35 नंबर पर जो सोनेट है उसका नाम है माई हंग्री आइज थ्रू ग्रीडी कॉवेट आइज, और 83 पर भी वही आ गया है ना। तो इसलिए वो कई लोग इसको 88 बता देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको जो है सेफ साइड से 89 ही रखना है, ठीक है ना। वो मैंने आपको कारण बता दिया, आपको इतने कारणों में ज़्यादा घुसने की जरूरत भी नहीं है। आप तो इतना ही ध्यान रखें, स्पेंसर का जो एमरिटी है कलेक्शन ऑफ 89 सोनेट्स डेडिकेटेड टू हिज बिलविड एलिजाबेथ बॉयल, दैट्स ऑल। कहीं ऐसा मिले आपको, मान लो 1% एग्जाम में चॉइस आए और उसमें 89 चॉइस में हो ही नहीं और 88 हो, तो उस कंडीशन में आप 88 में जा सकते हैं, फाइन। फिर देखो नेक्स्ट है शेक्सपियर सोनेट। देखो अब शेक्सपियर के सोनेट मैंने आपको बताया था, शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे, और शेक्सपियर जो है उसके सोनेट्स की वजह से इंग्लिश सोनेट को शेक्सपियरियन सोनेट्स कहने लग गए। अब शेक्सपियर में आ रहे में आपको ध्यान रखना है कि शेक्सपियर ने जो सोनेट्स लिखे हैं उसमें 126 सोनेट्स तो उसने अपने फ्रेंड को एड्रेस किए हैं, और उस फ्रेंड को इंग्लिश लिटरेचर में WH के नाम से जानते हैं। उसकी आइडेंटिटी क्लियर नहीं है, ठीक है ना, इसलिए क्लियर नहीं है, जो मेन है वो आपको ध्यान रखना है WH। उसके बाद 26 जो सोनेट्स हैं उसकी बिलविड है, या फिर एक डार्क लेडी के नाम से उसने उसको एड्रेस किया है अपने सोनेट्स में, डार्क लेडी। कई लोग इसका नाम मैरी फीटन बताते हैं, ठीक है ना। अगेन आइडेंटिटी इज नॉट क्लियर, आई रिपीट, ठीक है ना। तो लेकिन मैंने लिख दिया कहीं ऑप्शन में आपको मैरी फीटन आ जाए तो आपको ध्यान रहे, ठीक है ना। तो 26 जो सोनेट्स हैं उसकी बिलविड को, या डार्क लेडी DARK है ना, डार्क लेडी जिसका नाम है मैरी फिटन, उसके लिए एड्रेस हैं 26 सोनेट्स। और बाकी के 2 सोनेट्स जो हैं वो क्यूपिड के लिए, क्यूपिड मतलब गॉड ऑफ लव, गॉड ऑफ लव, ठीक है। एक जो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वो आपको ध्यान रखनी है, शेक्सपियर के सोनेट्स जो है कब पब्लिश हुए। शेक्सपियर के सोनेट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसकी डेट भी ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं, ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट बातें पूछ सकते हैं उन पर आपको फोकस करना है। 1609, और पब्लिश करने वाला जो व्यक्ति था वो था थॉमस थॉर्प, तो ये भी ध्यान रखना है, टॉमस THOMAS, टॉमस, पब्लिश्ड बाय टॉमस थॉर्प, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको चीजें क्या ध्यान रखनी है शेक्सपियरियन सोनेट में, 154 सोनेट्स, ठीक है। सेकंड ध्यान रखना है कि पब्लिश्ड, ओके, पब्लिश्ड बाय टॉमस थॉर्प इन 1609, 126 आर एड्रेस टू हिज फ्रेंड WH, 26 आर एड्रेस टू अ डार्क लेडी मैरी फिटन, एंड 2 वर एड्रेस टू क्यूपिड गॉड ऑफ लव, ठीक है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो है पब्लिश्ड बाय टॉमस थॉर्प इन 1609, एंड टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स आर 154। इज इट क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, फिर ये कुछ कलेक्शंस हैं जिनका नाम ध्यान रखना है, आपको केवल नाम ही सफिशिएंट है कि ये इसका है, ये इसका, इतना ही पूछा जा सकता है ना। डेनियल का है डेलिया, ठीक है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ सोनेट सीरीज। डेनियल का डेलिया है, फिर इसके बाद कॉन्स्टेबल का डायना है, और ड्रेटन का आइडियाज मिरर है। आपको केवल इनके नाम ध्यान रखने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इज इट क्लियर, आपको ध्यान रखना है कि डेनियल्स का जो है सोनेट कलेक्शन है डेलिया, आपको ध्यान रखना है कॉन्स्टेबल का है डायना, आपको ध्यान रखना है ड्रेटन का है आइडियाज मिरर, बस नाम, ओके। उसके बाद है, मैंने आपको बताया था, फिर हम विक्टोरियन एज में आ जाते हैं। तो विक्टोरियन एज में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, ठीक है ना, इसके जो सोनेट सीरीज का नाम है सोनेट्स फ्रॉम पोर्चुगीज, PORTUGUESE, जो इसने 1847 से 50 तक लिखी। फाइनल कलेक्शन जो है 1850 में आया, सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज। सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज जो है इट इज अ कलेक्शन ऑफ 44 सोनेट्स, एक कलेक्शन ऑफ 44 लव सोनेट्स कह दो या सोनेट्स कह दो, ये 44 सोनेट्स का कलेक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग मॉडिफाई सोनेट कन्वेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग फीमेल डिजायर। देखो आपने पहले सोनेट सीरीज देखी, हमने कहा एमोरिटी, तो आपने स्पेंसर की फीलिंग्स देखी, आपने देखा एस्ट्रोफल एंड स्टेला, तो आपने सिडनी की फीलिंग्स देखी। तो मेल जो है वही अपनी डिजायर शो करता है, फीमेल के बारे में नहीं था कि फीमेल जो अपने प्रेम की बात कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है, ठीक है, कुछ प्रेयर कर रही है, कुछ मेल की जो है ब्यूटी या उसकी कुछ स्किल्स की बात करे, ऐसा नहीं था। लेकिन यहाँ पर पहली बार हमें देखने को क्या मिला कि उसने मॉडिफाइड सोनेट कन्वेंशन बाय इंट्रोड्यूसिंग फीमेल डिजायर। यहां पर इसने फीमेल की डिजायर के बारे में भी बात की, किसमें, सोनेट फ्रॉम पोर्चुगीज में। आगे देखिए, नेक्स्ट सोनेट सीरीज जो है वो है जॉर्ज मेरेडिथ की मॉडर्न लव। मैंने आपको बताया था भी, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है
क्योंकि इसने क्या किया है, सॉनेट्स लिखे हैं, 50 सॉनेट्स लिखे हैं, और वो सॉनेट्स के कितने लाइन के, 16 लाइंस। ये वेरिएशन है, 16 लाइंस के सॉनेट्स लिखे हैं, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज मेरेडिथ का मॉडर्न लव जो है कलेक्शन ऑफ 50 सॉनेट्स, ठीक है ना, और सॉनेट्स में कितनी लाइंस है, इसमें 16 लाइंस हैं, तो ये वेरिएशन है। फिर उसके बाद ये कलेक्शन भी आपको केवल नाम ध्यान रखने हैं, रॉबर्ट ब्रिज द ग्रोथ ऑफ लव। रॉबर्ट ब्रिज का नाम इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्रिज जो है उसने हॉपकिंस के जो सॉनेट्स हैं उनको पब्लिश किया था पॉस्ट्यूमसली उसकी डेथ के बाद। रॉबर्ट ब्रिज ज़्यादा इसलिए जाना जाता है, लेकिन आपको सॉनेट के बारे में इसका सीक्वेंस ध्यान रखना है। सॉनेट सीक्वेंस जो है ग्रोथ ऑफ लव, डीजी रोजेटी, डेंटे गैब्रियल रोजेटी जो है इसका भी ध्यान रखना है, हाउस ऑफ लव, हाउस ऑफ लाइफ। इसके बाद विलियम लियोनार्ड का 2 लाइव्स, इसमें आपको केवल रटने हैं नाम और उनकी कलेक्शन, नाम और कलेक्शन। आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे, फिर मल्टीपल चॉइस में भी आ गया तो आपको दिक्कत नहीं रहेगी। ये सारे वो नाम हैं जो कि अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में सोनेट के एंट्री में दे रखे हैं। तो एग्जामिनर क्या करता है, क्वेश्चन उठाता है, उसको लगता है कि हाँ ये वाला तो उसी में से स्टैंडर्ड बुक्स में से उठा लेता है। जो भी स्टैंडर्ड बुक्स में जो भी हैं, जो भी अच्छे वर्क्स हैं उनको मैंने यहाँ मैंशन किया गया है, ठीक है। इसके बाद डिलन टॉमस का है ऑल्टर वाइज बाय आउल लाइट। इनके केवल नाम ध्यान रखना है आपको, जो जिनके बारे में कह रहा हूँ ना, नाम ध्यान रखना, नाम से ही काम चल जाएगा आपका। कैसे ध्यान रखोगे आप, रॉबर्ट ब्रिज के बारे में तो ध्यान रखना ही है कि भाई रॉबर्ट जो ब्रिजेस है उसने तो जो ग्रोथ ऑफ लव है वो वेरिएशन है, 16 लाइन्स के सॉनेट्स लिखे हैं, वो तो आपको ध्यान रखना ही है। डीजी रोजेटी का केवल हाउस ऑफ लाइफ, विलियम लियोनार्ड्स का 2 लाइव्स, डिलन टॉमस का ऑल्टर वाइज बाय ऑल लाइट, ठीक है, इतना ही। सीक्वेंस ऑफ 10 सॉनेट्स, ये 10 सॉनेट्स का सीक्वेंस है, ये याद भी नहीं रहे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम वेरिएशन ऑफ सॉनेट्स। अब देखो मैंने आपको बताया कि सोनेट के यदि बेसिक बात करें तो पीएम ऑफ 14 लाइन्स, राइम स्कीम और आयम्बिक पेंटामीटर्स, लेकिन बाद में कुछ वेरिएशंस भी आए और वेरिएशंस जो है सोनेट के हमें पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पहला वेरिएशन जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है वो होता है कर्टल सोनेट, ठीक है। इस कर्टल सोनेट जो है उसका इन्वेंशन किया हॉपकिंस ने, ठीक है। हॉपकिंस की मैंने अभी आपको बताया था, मैंने कहा था रॉबर्ट ब्रिजेस का आपको नाम ध्यान रखना है। रॉबर्ट ब्रिजेस ने 1918 में उसकी डेथ के बाद प्रेफेस टू हिज पोएम्स करके उसकी पोएम्स को जो है पब्लिश कराया और वहाँ पर जो है उसने कर्टल सोनेट्स को, उसके कर्टल सोनेट्स को पब्लिश किया, ठीक है। तो स्पेंसर के जो सोनेट्स थे उनको कर्टल सोनेट कहते हैं। अब वेरिएशन क्यों, क्योंकि वो सोनेट तो हैं, ठीक है ना, लेकिन सोनेट 14 लाइन्स के नहीं है, वो 10.5 लाइन्स के हैं। कितने, 10.5 लाइन्स के। और उसमें भी किस तरीके से है, 6 + 4.5, 2 पार्ट में बटे हुए हैं, 6 + 4.5। तो आपको केवल कर्टल सोनेट की बात आए तो यही चीज ध्यान रखनी है, इससे ज्यादा कुछ भी कोई जरूरत नहीं है। ये बातें सिर्फ इतना सा जैसे आप मार्क कर लो, जैसे आपको जब आप रिवीजन करो एग्जाम के टाइम में आपको ध्यान रहे 10.5 लाइन्स, 6 + 4.5, और कौन रिलेटेड है, हॉपकिंस। किसने इन्वेंशन किया, हॉपकिंस ने, दैट्स ऑल, फाइन। तो देखो इन्वेंटेड बाय हॉपकिंस, ग्रेयार्ड मैनली हॉपकिंस, पूरा नाम है जीएम हॉपकिंस, ग्रेयार्ड मैनली हॉपकिंस। आप हॉपकिंस ध्यान रख लें, जीएम हॉपकिंस ध्यान रख लें। इन इज प्रेफस टू हिज पोएम्स, उसके प्रेफस टू हिज पोएम जो कि 1918 में पब्लिश हुआ, और यहां पर यह चीज ध्यान रखना जरूरी है, किसने पब्लिश किया, रॉबर्ट ब्रिज। ये यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। 1918 भी ध्यान रखना है, डेट ध्यान रखना है, क्योंकि ये पोस्ट्यूमसली पब्लिश्ड है। प्रेफस टू पोएम्स, इसमें हॉपकिंस की पोएम्स हैं। पब्लिश करने वाला कौन है, रॉबर्ट ब्रिजेस, आफ्टर हिज डेथ, ठीक है। सोनेट ऑफ 10.5 लाइन्स, मैंने आपको बताया ये कैसा सोनेट है, 10.5 लाइन्स। इसको ऐसे कर देना आप, डिवाइडेड इनटू 2 स्टैंजास, 2 स्टैंजा में डिवाइडेड है। 1 6 लाइन्स, एक तो 6 लाइन का है और बाकी का कौन सा है, 4.5 लाइन्स। आप इतना भी कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की, आप यहाँ पर ही लिख लें और फिर प्रेफेस टू पोएम्स लिख लें। रीडिंग लगाते हैं, अभी तो रीडिंग लगा लें, बाद में एग्जाम के टाइम में बस ये हिंट जो है इनको बॉक्स में रख लें जिससे आपको ध्यान रहे। इसके एग्जाम्पल जो बहुत फेमस एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना, इसके जो फेमस एग्जाम्पल्स हैं कर्टल सोनेट के, वो 2 पोएम हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है पाइड ब्यूटी और एक पीस। पाइड का मतलब होता है मल्टी कलर्ड, पाइड का मतलब क्या होता है, मल्टी कलर्ड। मल्टी कलर्ड ब्यूटी मतलब वो भगवान को प्रे करता है कि भगवान ने सारी चीज़ें कैसी कैसी बनाई हैं, सब रंग बिरंगी बनाई है। आसमान देखो वाइट है, ब्लू है, बादल आ जाते हैं तो वाइट हो जाता है, ब्लू हो जाता है, ठीक है ना। आप अखरोट देखो, अंदर से अलग है, अंदर बाहर से अलग है, ठीक है ना। मतलब कोयला जो है जलता है तब ब्लैक होता है, फिर रेड हो जाता है। ऐसे इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों की बात बताता है। मछलियाँ अलग अलग रंगों की हैं, तो इस तरीके से वो भगवान को अप्रिशिएट करता है उसकी पाइड ब्यूटी की वजह से। पाइड का मतलब है मल्टी कलर्ड ब्यूटी। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई ज़मीन जो है किसी ज़मीन में खेती हो रही है, कोई
कोई डांग है, कोई पत्थर है, कोई पहाड़ है, कोई वैलीज हैं। तो इस तरीके से वो भगवान जो है कि मल्टी कलर्ड ब्यूटीज़ की बात करता है इसमें। तो वो मेन हमारा फोकस क्या है कि वो जो है कर्टल सोनेट है। देखो ये कर्टल सोनेट टर्म जो है किससे बना है, कर्टेल से, CURTAIL। कर्टेल का मतलब किसी चीज़ को कम कर देना, छोटा कर देना, कम कर देना। तो उसने क्या किया, 14 को कितने में चेंज कर दिया, 10.5 में, तो छोटा कर दिया सोनेट। ठीक है, फाइन। तो ये आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सोनेट का जो वेरिएशन है, ठीक है ना, वो है एंटी सोनेट। देखो जब हमने इंग्लिश सोनेट या स्पेंसिलियन इंग्लिश सोनेट पढ़ा था, आप तो इंग्लिश सोनेट देखो, तो हमने देखा था कि पहले 3 क्वार्टेंस थे, फिर कपलेट थे, कपलेट लास्ट में। लेकिन आप इसका उल्टा कर दो, कपलेट से स्टार्ट करो, पहले कपलेट, फिर क्वार्टेन, फिर क्वार्टेन, फिर क्वार्टेन, तो उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया था एंटी सोनेट। ठीक है, सोनेट जो है उसके जो हमारे पास 3 जो वेरिएशन थे वो एक थे, एक तो पेट्रार्कन सोनेट जिसमें ऑक्टेव और सेस्टेट था, एक इंग्लिश सोनेट जिसमें 3 क्वार्टेंस और कपलेट था, उसके बाद स्पेंसिलियन था, स्पेंसिलियन में भी सेम था। लेकिन एंटी सोनेट के जो स्टार्टिंग ही जिसकी किससे हो, कपलेट से हो, और फिर उसके बाद क्वार्टेंस क्वार्टेंस क्वार्टेंस, तो इसे कहते हैं एंटी सोनेट या इन्वर्टेड सोनेट। इन्वर्ट का मतलब भी वही होता है, उल्टा कर देना। ठीक है, तो देखो एंटी सोनेट भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड सोनेट भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये वेरिएशन है ना, बिगिनिंग विथ आ कपलेट, ये किससे स्टार्ट होता है, कपलेट से, विच रिडिक्यूज द ट्रेडिशन ऑफ आइडियलाइज लव। देखो जैसे जितने भी लव सोनेट थे, जैसे आपने देखा कि एमरिटी में देख लो, आप शेक्सपियर के देख लो, ठीक है ना, आप एस्ट्रोफेल एंड स्टेला के देख लो, जो भी लव सोनेट्स हैं, तो उनमें क्या है कि भाई किस तरीके से, पहले आपने देखा स्टैंजा, फिर उसके बाद कपलेट, तो उसमें लव को क्या किया जाता था, लव को आइडियलाइज किया जाता था। अब यहाँ पर ये उल्टा करने का मतलब है कि वो जो आइडियलाइज जो लव को किया जाता था उसका ये क्या कर रहे हैं, उसको रिडिक्यूल कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो मेन नाम है वो है रूपर्ट ब्रूक का। क्या है, रूपर्ट ब्रूक का। रूपर्ट ब्रूक का आपको सोनेट का नाम भी ध्यान रखना है। रूपर्ट ब्रूक जो है उसका सोनेट है सोनेट रिवर्स्ड। देखो वैसे ही आपको नाम से भी पता लग जाता है, रिवर्स्ड, उल्टा कर देना। ठीक है ना, तो ये एंटी सोनेट का एग्जाम्पल है। ये जो एंटी सोनेट लिखने के लिए रूपर्ट ब्रूक जो इन्फ्लुएंस था वो जो है था पॉल वर्लेन से, एक फ्रेंच राइटर है। ठीक है ना, VERLAIN, इसका पूरा नाम है पॉल, PAUL, पॉल वर्लेन। ये फ्रेंच है, एक फ्रेंच राइटर है पॉल वर्लेन, उससे इन्फ्लुएंस्ड है ये रूपर्ट ब्रूक एंटी सोनेट्स लिखने के लिए। उसने जो क्योंकि ये जो पॉल वर्लेन है, मैंने लिखा है हैड प्रिसीडेड ब्रूक, ये ब्रूक से पहले इसने क्या लिखना स्टार्ट कर दिया था, एंटी सोनेट। तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉल वर्लेन इन राइटिंग एंटी सोनेट। इट मीन्स रूपर्ट ब्रूक वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉल वर्लेन। पॉल वर्लेन इज अ फ्रेंच राइटर, तो ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय पॉल वर्लेन इन राइटिंग एंटी सोनेट। एंटी सोनेट लिखने में रूपर्ट ब्रूक जो है फ्रेंच राइटर पॉल वर्लेन से इन्फ्लुएंस्ड था। फाइन, इज इट ओके? नाउ देखो रूपर्ट ब्रूक जो है उसको आप एक और रूप में जान सकते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान रखना है। रूपर्ट ब्रूक जो है एंटी सोनेट्स के अलावा रूपर्ट ब्रूक जो है वॉर सोनेट्स के लिए भी फेमस है। वॉर सोनेट्स, इसके एक कलेक्शन ऑफ 5 सोनेट्स हैं, collection of 5 sonnets in which he is glorifying war, जिसमें वो वॉर को गौरवान्वित कर रहा है, वॉर को ग्लोरीफाई कर रहा है कि वॉर अच्छा है, ये है ना, तो वॉर सोनेट्स हैं। तो एक कलेक्शन ऑफ 5 सोनेट्स इन विच ही इज ग्लोरीफाइंग वॉर, जिसमें कि वो वॉर को ग्लोरीफाई कर रहा है। आपको ये ध्यान रख लेना है, इसके वॉर सोनेट्स हैं। वॉर सोनेट्स में क्या है, कलेक्शन ऑफ 5 सोनेट्स जो युद्ध से रिलेटेड हैं, और उन कलेक्शन का नाम भी आपको ध्यान रख लेना है। कलेक्शन का नाम है 1914। ठीक है, जिस ये ऐसे बोलते हैं ना 1914, ये ठीक है ना। उस जो 5 वॉर सोनेट्स का कलेक्शन है उसका नाम है 1914। वॉर से रिलेटेड है, इसमें वॉर को ग्लोरीफाई कर रहा है। इसके लिए भी रूपर्ट ब्रूक के वॉर पोइट है, लेकिन उसने वॉर सोनेट्स लिखे, इसलिए आपके सिलेबस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया वॉर सोनेट्स। आप तो पूछ लें वॉर सोनेट्स किसने लिखा, कलेक्शन का नाम दे दे कि 1914 किसका है, रूपर्ट ब्रूक का है। कितने सोनेट है इसमें, 5 सोनेट्स है। किससे रिलेटेड है, वॉर से रिलेटेड है। ठीक है, और रूपर्ट ब्रूक और किस लिए जाना जाता है, एंटी सोनेट लिखने के लिए। एंटी सोनेट किसे कहते हैं, जो कपलेट से स्टार्ट होता है। फाइन, और लिखने में ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है, पॉल वर्लेन से। पॉल वर्लेन कौन है, फ्रेंच राइटर है। ठीक है, इज इट क्लियर? तो ये चीज आपको, हमारा कर्टल सोनेट हो गया, एंटी सोनेट हो गया। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट है आपका ऑनयेगिन सोनेट। देखो आपको ऑनयेगिन सोनेट मिल जाएगा कहीं लिखा हुआ, कहीं स्टैंजा भी मिल जाएगा, है ना, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऑनयेगिन
ONEGIN, ऑन येगिन। तो अब ये वेरिएशन कैसे हुआ, आपको पता है कि सोनेट जो है आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन ऑन येगिन सोनेट जो है वो आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, आयम्बिक टेट्रामीटर। आयम्बिक टेट्रामीटर का मतलब क्या हो गया, देखो आयम्बिक का मतलब तो अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का कॉम्बिनेशन, एक बार हुआ तो मोनोमीटर, दो बार हुआ तो डाईमीटर, तीन बार हुआ तो ट्राईमीटर, चार बार हुआ तो टेट्रामीटर और पांच बार हुआ तो पेंटामीटर। तो ये क्या है, टेट्रामीटर, इसका मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। पेंटामीटर होता तो पांच बार रिपीट होता, ये अनस्ट्रेस और स्ट्रेस का सीक्वेंस इसमें चार बार रिपीट हो रहा है, जबकि सोनेट में क्या होता है, आयम्बिक पेंटामीटर होता है, लेकिन ये वेरिएशन है। तो ऑन येगिन सोनेट्स जो है वो किस में लिखे जाते हैं, आयम्बिक टेट्रामीटर में। ऑन येगिन सोनेट्स में स्ट्रक्चर वही है, 3 स्टैंजा एंड अ कपलेट। इसमें जो आपका जो फर्स्ट स्टैंजा होता है उसके अंदर, तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, देखो ऑन येगिन सोनेट की बात करें तो फर्स्ट स्टैंजा जो है, ऑन येगिन जो सोनेट है उसके फर्स्ट स्टैंजा में तो क्या किया जाता है, कोई भी आइडिया रखा जाता है, ठीक है ना, पोइट क्या करता है, आइडिया रखता है। फिर उसके बाद सेकंड और थर्ड स्टैंजा जो है उसमें उस आइडिया को डेवलप किया जाता है, DEVELOP, डेवलप द आइडिया। फिर उस आइडिया को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, ठीक है। और जो कपलेट है, उस कपलेट में जो है उसका कंक्लूजन दिया जाता है। अब आप देखो, आपने कोई बात रखी, फर्स्ट स्टैंजा में कोई बात कही, कोई आइडिया बताया, कोई बात कही, सेकंड और थर्ड स्टैंजा में आपने उस आइडिया को डेवलप कर दिया, मतलब आइडिया के बारे में और डिटेल में बताया, और लास्ट कपलेट पे आते आते आपने कंक्लूजन कर दिया, मतलब खत्म कर दिया। इसीलिए इस जो ऑन येगिन स्टैंजा जो है और या ऑन येगिन जो सोनेट है उसको किस नाम से भी जाना जाता है, लिटिल चैप्टर। एक चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर स्टार्ट हुआ और खत्म हो गया। फर्स्ट स्टैंजा में आपने क्या किया, कोई आइडिया रखा, सेकंड और थर्ड में आइडिया को डेवलप किया और थर्ड में कंक्लूजन कर दिया। तो इसीलिए इसको क्या भी किस नाम से भी जानते हैं, लिटिल चैप्टर से। देखो एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं आपको, बिल्कुल LITTLE, लिटिल चैप्टर। इसलिए ऑन येगिन जो स्टैंजा है या ऑन येगिन जो सोनेट है उसको किस किस नाम से भी जाना जाता है, लिटिल चैप्टर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि आपने देखा फर्स्ट स्टैंजा में आपको एक आइडिया रखा, सेकंड थर्ड में डेवलप किया, थर्ड में कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे, तो मैंने कहा कि ऑन येगिन जो सोनेट है उसमें पहली बात तो आयम्बिक टेट्रामीटर। अब हमें ध्यान रखना है कि भाई ये जो इसको इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया, इसको इंट्रोड्यूस किया अलेक्जेंडर पुश्किन, फ्रेंच राइटर है, रशियन राइटर है अलेक्जेंडर पुश्किन, उसने इसको डेवलप किया इन इज वर्स नॉवल। देखो मैंने आपको बताया था नॉवल जो है प्रोज में लिखे जाते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है कि वर्स नॉवल लिखा गया, पोइट्री की फॉर्म में नॉवल लिखा गया, और उस नॉवल का नाम है यूजीन ऑन येगिन। क्या है, यूजीन ऑन येगिन। तो ध्यान प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, आपको ONEGIN इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ऑन येगिन। आपको जैसे ट्रांसक्रिप्शन आ ही गया तो मैं आपको लिख ही देता हूँ, ऑन येगिन, ऑन येगिन, ये इसका प्रोनाउंसिएशन है ना। तो यूजीन ऑन येगिन जो है एक वर्स नॉवल लिखा उसने, अलेक्जेंडर पुश्किन ने, रशियन राइटर है, और वहाँ पर उसने क्या किया, इस तरीके के इनका यूज़ किया, किसका, ऑन येगिन सोनेट्स का, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पुश्किन सोनेट और रशियन सोनेट, क्योंकि ऑन येगिन सोनेट का सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, पुश्किन, और पुश्किन कहाँ का था, रशिया का। तो इसीलिए इस सोनेट्स को क्या नाम से भी जाने जाते हैं, ऑन येगिन सोनेट को पुश्किन सोनेट या रशियन सोनेट भी कहते हैं, ठीक है। विक्रम सेठ, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा इंडियन राइटर विक्रम सेठ जो है उसका एक वर्स नॉवल है जिसका नाम है द गोल्डन गेट, जो कि उसने 1986 में लिखा। दिस वर्स नॉवल इज रिटन इन ऑन येगिन सोनेट। ये वर्स नॉवल जो है ऑन येगिन सोनेट्स में लिखा गया है, ऑन येगिन स्टैंजा में लिखा गया है। इसने इसमें 590 ऑन येगिन सोनेट्स का यूज़ किया है। इज इट क्लियर? तो ये ऑन येगिन सोनेट्स के बारे में क्या ध्यान रखना है, नंबर 1 आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है, अलेक्जेंडर पुश्किन ने इंट्रोड्यूस किया, अलेक्जेंडर पुश्किन ने यूजीन ऑन येगिन नाम के अपने वर्स नॉवल में इंट्रोड्यूस किया। विक्रम सेठ जो गोल्डन गेट में उसने इसको फॉलो किया, उसने 590 सोनेट्स लिखे, ठीक है ना। ये आपको इसको पुश्किन सोनेट या रशियन सोनेट भी कहते हैं। ये आपको ऑन येगिन सोनेट के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक टर्म है क्राउन ऑफ सोनेट, ठीक है ना। देखो क्राउन ऑफ सोनेट का मतलब क्या होता है कि क्राउन का मतलब क्या होता है, देखो क्राउन का मतलब होता है मुकुट, सबसे हायर चीज़, ऊपर की चीज़, अच्छी चीज़,
इसका मतलब इससे आपको पता लग जाएगा कि दिस इज समथिंग अबाउट एप्रिसिएशन, दिस इज समथिंग अबाउट प्रेज, दिस इज समथिंग अबाउट पैनेजेरिक। पैनेजेरिक का मतलब है एप्रिसिएशन, प्रेज करना। तो इसमें कहीं ना कहीं कोई प्रशंसा की जाएगी। तो पहली बात तो आपको क्राउन ऑफ सोनेट में ये ध्यान रखना है कि इसमें एप्रिसिएशन की जाती है, पैनेजेरिक होता है, ठीक है। क्राउन ऑफ सोनेट के बारे में दूसरी बात ध्यान रखनी है आपको, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ 7 सोनेट, 7 सोनेट्स का कलेक्शन होता है, 7 सोनेट। इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये होती है कि जिस तरीके से, जैसे आपने देखो, जैसे हम पढ़ेंगे बैलेड पढ़ेंगे, तो बैलेड में क्या होता है कि बैलेड में एक टर्म यूज होती है इंक्रीमेंटल रेपिटेशन। उसमें क्या होता है कि आप किसी भी लाइन को रिपीट करते हो फिर कुछ थोड़ा सा ऐड कर देते हो, है ना। यहाँ पर क्या होता है क्राउन ऑफ सोनेट्स में कि 7 सोनेट्स का कलेक्शन है। अब आपका कोई सोनेट स्टार्ट हुआ, इसमें क्या होता है इस तरीके से, जैसे मान लो आपका ये, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, जैसे कि ये आपका सोनेट नंबर 1, ठीक है। अब सोनेट नंबर 1 की ये फर्स्ट लाइन होगी और ये आपकी लास्ट लाइन होगी, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन। अब सोनेट नंबर 2 जब स्टार्ट होगा तो सोनेट नंबर 2 में इसकी लास्ट लाइन को इसकी फर्स्ट लाइन बना दिया जाएगा। आई रिपीट, ये सोनेट हुआ पहला, ये इसकी फर्स्ट लाइन है और ये लास्ट लाइन है, इसकी लास्ट लाइन को इसकी फर्स्ट लाइन बना दिया जाएगा। फिर इसकी भी कोई लास्ट लाइन होगी, उसको थर्ड सोनेट की फर्स्ट लाइन बना दिया जाएगा। थर्ड सोनेट की लास्ट लाइन को फोर्थ सोनेट की लास्ट लाइन बना दिया जाएगा। फोर्थ सोनेट की, फिर फोर्थ सोनेट की लास्ट लाइन को फिफ्थ सोनेट की फर्स्ट लाइन बना दिया जाएगा। और इसी तरीके से ये चक्र चलता रहेगा। और 7th जो सोनेट होगा आपका, उसकी जो 7th सोनेट की जो लास्ट लाइन होगी वो इसकी फर्स्ट लाइन होगी। तो पूरा का पूरा इस तरीके से क्या होगा, गोल चक्कर लग जाएगा। तो एक तरीके से एक क्राउन का निर्माण हो गया, मुकुट का निर्माण हो गया। आई रिपीट, पहला सोनेट, पहले सोनेट की लास्ट लाइन जो है सेकंड सोनेट की फर्स्ट लाइन बन जाएगी, ठीक है। सेकंड सोनेट की लास्ट लाइन, सेकंड सोनेट की लास्ट लाइन थर्ड सोनेट की फर्स्ट लाइन बन जाएगी। और ये चलता रहेगा। और कब तक चलता रहेगा, जब तक कि 7th सोनेट की जो लास्ट लाइन है वो फर्स्ट सोनेट की पहली लाइन बन जाएगी। इस तरीके से ये एक जो है सर्कल बना होता है जिससे क्राउन कहते हैं, और ये पैनेजेरिक होता है, इसे ही कहते हैं क्राउन ऑफ सोनेट्स। क्राउन ऑफ सोनेट्स का कंट्रीब्यूशन जो है देने के लिए जॉन डन को दिया जाता है। जॉन डन ने जब अपने होली सोनेट्स लिखे, 19 होली सोनेट्स लिखे, तो उसका जो इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस लिखा, आई रिपीट, जॉन डन ने जब अपने होली सोनेट्स लिखे, होली सोनेट्स हम पढ़ चुके हैं, 19 सोनेट्स है उसकी, जब उसने अपने होली सोनेट्स 19 सोनेट्स लिखे तो उसका जो इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस लिखा उसमें 7 सोनेट्स का कलेक्शन था। और वो 7 सोनेट्स का कलेक्शन जो है क्राउन ऑफ सोनेट्स के नाम से जाना जाता है। इज इट क्लियर? तो देखो, तो हम देखें क्राउन ऑफ सोनेट्स क्या है। एक तो सीक्वेंस ऑफ 7 सोनेट्स, पहली बात तो ये होगी, ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो गया कि भाई कितने सोनेट्स का सीक्वेंस है, 7, ठीक है। So linked as to form a crown or panegyric to the person concerned, वो इस तरीके से एक दूसरे से लिंक होते हैं 7 सोनेट कि जिस किसी भी व्यक्ति के लिए लिखे जा रहे हैं एक तरीके से उसके लिए क्राउन का निर्माण या पैनेजेरिक, पैनेजेरिक का मतलब प्रेज, उसके लिए क्या की जाती है, प्रेज की जाती है। इसका मतलब दिस इज समथिंग अबाउट एप्रिसिएशन, प्रेज, ठीक है, और पैनेजेरिक। नाउ द सोनेट्स आर नॉट जस्ट कनेक्टेड बाय थीम। अब देखो, आपने देखा होगा जब हम सोनेट साइकिल है, तो मैंने आपको सोनेट साइकिल के बारे में क्या बताया कि भाई जैसे एमोरिटी है, एमोरिटी में मैंने कहा 89 सोनेट्स हैं, तो सब एक दूसरे से थीम से जुड़े हुए हैं क्योंकि सब किसको डेडिकेटेड है, एलिजाबेथ बॉयल को। मैंने शेक्सपियर के सोनेट सीक्वेंस की बात की तो 126 सोनेट्स जो उसके फ्रेंड के लिए, तो फ्रेंड वो एक थीम है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये जो सोनेट सीक्वेंस में क्या होता है कि वो थीम से कनेक्ट, उनकी थीम एक ही होती है, एक ही सब्जेक्ट पे होते हैं, तो वो थीम से कनेक्टेड होते हैं वो सारे सोनेट्स। जैसे मान लो मैंने कहा कि 89 सोनेट्स हैं, तो उनकी थीम यही है कि दे आर डेडिकेटेड टू एलिजाबेथ बॉयल। एलिजाबेथ बॉयल को डेडिकेटेड है, एलिजाबेथ बॉयल की प्रशंसा कर रहा है, एलिजाबेथ बॉयल से रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो थीम में। तो यहाँ पर ये जो क्राउन ऑफ सोनेट्स हैं ये ना केवल थीम से कनेक्ट रहते हैं बल्कि पोइटिकली भी कनेक्ट रहते हैं। पोइटिकली कनेक्ट रहने का मतलब मैंने आपको बता दिया कैसे कनेक्ट रहते हैं। एक सोनेट की लास्ट लाइन दूसरे सोनेट की फर्स्ट लाइन हो जाएगी, फिर दूसरे सोनेट की लास्ट लाइन तीसरे सोनेट की फर्स्ट लाइन हो जाएगी। तो ये ना केवल दे आर कनेक्टेड नॉट ओनली जस्ट थीमेटिकली बट पोइटिकली, वो केवल थीम से ही कनेक्टेड नहीं है, पोइटिकली भी कनेक्टेड है। तो ये बात हम मेंशन कर रहे हैं। तो देखो, द सोनेट्स आर नॉट जस्ट कनेक्टेड बाय थीम, ये सोनेट केवल थीम, विषय वस्तु से ही, सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टेड नहीं है, बट दे आर ऑल्सो कनेक्टेड पोइटिकली, बल्कि वो काव्यात्मक रूप से भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? द लास्ट लाइन ऑफ द ईच सोनेट, प्रत्येक सोनेट की लास्ट लाइन जो है रिपीट की जाती है, किस रूप में? एज द फर्स्ट लाइन ऑफ द नेक्स्ट सोनेट। ये ध्यान रखना है, किस तरीके से रिपीट की जाती है?
किस रूप में कि वो अगले सोनेट की फर्स्ट लाइन बन जाती है। हर सोनेट की लास्ट लाइन अगले सोनेट की फर्स्ट लाइन बन जाती है। अंटिल कब तक ऐसा चलता रहता है? जब तक कि फाइनल लाइन ऑफ द लास्ट, जबकि फाइनल लाइन, अंतिम लाइन किसकी? लास्ट सोनेट की। और लास्ट सोनेट कौन सा होता है? यूजुअली सामान्यतः 7वां होता है। यूजुअली इसमें 7 एक्सेप्शंस हैं, यूजुअली 7 होते हैं। कब तक ऐसा चलता रहता है? जब तक कि फाइनल लाइन लास्ट सोनेट की क्या ना बन जाए? रिपीट्स द ओपनिंग लाइन ऑफ द फर्स्ट सोनेट की पहली लाइन ना बन जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से पोइटिकली भी कनेक्ट रहते हैं। फिर देखो द क्राउन ऑफ सोनेट्स। क्राउन ऑफ सोनेट्स इसका एक नाम और है, आपको कहीं एग्जाम में पूछ ले, ला करोना। ठीक है ना, ला का मतलब होता है द, ठीक है ना, द करोना का मतलब वही क्राउन। तो ला करोना वॉज यूज्ड इन इंग्लिश बाय जॉन डन। ये किस, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, किसके द्वारा यूज की गई? जॉन डन के द्वारा। कहाँ यूज की गई ये भी इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस ऑफ हिज होली सोनेट्स। देखो उसके होली सोनेट्स का कलेक्शन है जो 1633 में पब्लिश हुआ, जिसमें कि 19 सोनेट्स थे। तो ये जो होली सोनेट्स का कलेक्शन था, 19 सोनेट्स से पहले एक इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस उसने लिखा। इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस में उसने ये 7 सोनेट्स का लिखा, और ये 7 सोनेट्स एक दूसरे से इस तरीके से लिंक थे, इसी को क्राउन ऑफ सोनेट्स कहा गया। आई रिपीट, क्राउन ऑफ सोनेट्स, कलेक्शन ऑफ 7 सोनेट्स, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि वो थीमेटिकली कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि पोइटिकली भी कनेक्ट होते हैं। हर सोनेट की लास्ट लाइन जो है अगले सोनेट की पहली लाइन बन जाती है। इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जॉन डन था। जॉन डन के अपने होली सोनेट्स के कलेक्शन से पहले इंट्रोडक्टरी सीक्वेंस में उसने इस तरीके से 7 सोनेट्स के कलेक्शन का बात लिखी है ना, इसको ला करोना भी बोलते हैं। ये आपको क्राउन ऑफ सोनेट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कॉटोजेन। देखो ये कॉटोजेन जो है, एनी पोएम ऑफ 14 लाइन्स, किसी भी एनी पोएम, कोई भी 14 लाइन की जो पोएम है, कॉटोजेन बोलते हैं। विच यूजुअली फॉलोज द सोनेट पैटर्न, ये सोनेट के पैटर्न को फॉलो करती है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी पोएम जो 14 लाइन की है और सामान्यतः क्या करती है, कॉटोजोन किसे बोलते हैं, आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये पोएम ऑफ 14 लाइन्स, ये किसको फॉलो करती है? यूजुअली सोनेट के पैटर्न को फॉलो करती है, लेकिन बट नॉट ऑलवेज रेगुलरली। हमेशा नहीं, आपको नाम ध्यान रखना है बस, कॉटोजोन, आपको ये ध्यान रखना है, इसमें भी 14 लाइन्स होती हैं, सोनेट के पैटर्न को फॉलो करता है। ठीक, फिर हमने बात की डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स इन इंग्लैंड। हालांकि हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, डेवलपमेंट ऑफ सोनेट्स के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में क्लास लंबी हो जाएगी, हम नेक्स्ट क्लास में इसके डेवलपमेंट के बारे में आपको और बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।